वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म करेंगे वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है। चलो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। तो इन लास्ट क्लास हमने एक होमवर्क दिया था। आई हैव गिवन यू एज ए होमवर्क सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर हैविंग लोड L equal to 1 millihenry and VDC divided by 2 equal to 100 volt, T equal to 20 millisecond. Determine the peak value of inductor current, and second one is the fundamental peak value of inductor current. तो क्या किसी से हुआ था ये? क्या किसी ने बनाया? ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। First point is peak value of inductor current. Peak value of inductor current. Maximum value of inductor current. ठीक है? What is the maximum value of inductor current? What is the maximum value of inductor current? That is VDC into T divided by 4L. ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। VDC into total time period T divided by 4L. तो VDC कितना है? 200. What is the total time period? That is 20 millisecond divided by 4. What is L in this case? L is 1 millihenry. तो मिली मिली कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? 1000 एम्पियर, 1000 एम्पियर बचेगा। तो पिक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट इज 1000 एम्पियर। दैट इज आई नॉट मैक्स इक्वल टू 1000 एम्पियर। The second point, what is the second point? Second point is the fundamental peak value of inductor current. कैन यू फाइंड दिस? क्या ये निकलेगा? फंडामेंटल पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट, क्या ये निकल जाएगा? Okay. The next point is the fundamental peak value of inductor current. Can you find this, the fundamental peak value of inductor current? Tell me. Confirm it. Fundamental peak value of inductor current. What should be the fundamental peak value of inductor current? Second point is fundamental value of peak current. यहाँ पर देखो, देखो ये यहाँ पे जो करंट का एक्सप्रेशन लिखा हुआ 4 VDC डिवाइडेड बाई एन पाई एन ओमेगा नॉट एल साइन एन ओमेगा नॉट टी माइनस पाई बाई 2, यही तो है। करंट इज लैगिंग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल 90 डिग्री इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज द मैक्सिमम वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम फंडामेंटल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट की बात करें तो पुट एन इक्वल टू 1।
and when we will put n equal to 1, the equation will be modified as 4 BDC divided by pi omega naught into L. तो ये क्लियर है, कल मैंने बताया था इसको. That is the fundamental value of current, fundamental maximum value of current, fundamental maximum current, that is 4 BDC divided by pi omega naught into L. That is I01 max. That is 4 VDC divided by 4 VDC divided by pi, perfect, pi omega naught into L. ठीक है. What is VDC in this case? What is the VDC in this case? 200. What is the VDC in this case? That is 200 divided by pi. What is pi in this case? What is the value of the pi? That is 3.14. Omega naught. Omega naught is 314. Omega naught equal to 2 pi f, and 2 pi f, 2 pi f, sorry, 2 pi f, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है ना. 2 pi f into L. L is 2 millihenry. L is 2 millihenry. That is 800 divided by 3.14 into 2 into 3.14. फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? टाइम पीरियड पता है, दैट इज द 20 मिली सेकेंड. तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3. तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और 800 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 314 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1, और ये 10. जब इसको डिवाइड करोगे 2/20, तो 1/10 आएगा. 10 को ऊपर कर लो, तो ये फाइनल कितना देगा? ये फाइनल कितना देगा? टेल में. सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा? सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा? 800 इंटू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 800. और यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गलत हो रहा है क्या? 800 3.14 का होल स्क्वायर, 1 मिनट, 3.14 का होल स्क्वायर हो गया, ये 2 आ गया, और ये 10, ये 20 नहीं आएगा. आई थिंक दिस 20 विल नॉट कम, दैट इज 10. आप इसे सॉल्व करो. तो 800 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 2. अब सही है, देखो तो. 800 इंटू ये मल्टी 10 हो जाएगा. अब सही है. पाई की वैल्यू 3.14 हो गई. 2 पाई एफ, 2 इंटू 3.14, एंड एफ इक्वल टू 1/t हो गया, और एल की वैल्यू है 2 मिली हेनरी.
एल इज 2 मिली हेनरी, सॉरी 1 मिली हेनरी ना, एल की वैल्यू कितनी दी हुई, एल इक्वल टू 1 मिली हेनरी, सॉरी एल जो है वो 1 मिली हेनरी है, द वैल्यू ऑफ इंडक्टर इज 1 मिली हेनरी, तो ये हो गया 1, ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, तो ये 20 आ गया, ठीक है, ये 20 ऊपर गया ना। अच्छा यहाँ 1 हो गया क्योंकि 1 मिली हेनरी है, और ये 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो गया, और नीचे में अब सही है। अब इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 800 × 20 डिवाइडेड बाई 3.14, अगेन डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 811.39 एम्पियर। तो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ से, देखो देखो ये यहाँ पे ये हमने क्या निकाला है, फंडामेंटल करंट का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, हमने यहाँ पे निकाला है फंडामेंटल करंट का मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द फंडामेंटल maximum value of current, that is coming out to be 811.39 एम्पियर, ठीक है, ये इतना आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द पिक वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, व्हाट इज द पिक वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट को या इंडक्टर करंट को, द मीनिंग इज सेम, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट, दैट इज 1000 एम्पियर। तो कौन बड़ा है, आउटपुट करंट मैक्सिमम बड़ा है या फंडामेंटल करंट का मैक्सिमम बड़ा है, बोलो। ऑब्वियसली आउटपुट करंट मैक्सिमम इज ग्रेटर देन फंडामेंटल मैक्सिमम करंट, है ना। आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, that is the output current maximum value is greater than the fundamental current maximum value. Now see the waveform, अब waveform को देखो, देखो ये आउटपुट करंट है, इंडक्टर करंट का हो या आउटपुट करंट का हो, तो ये आउटपुट करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है आई मैक्स, और आई मैक्स कितना है, आई मैक्स कितना है 1000 एम्पियर। तो अगर हमें फंडामेंटल प्लॉट करना होगा, जब हमें फंडामेंटल प्लॉट करना होगा, तो क्या फंडामेंटल वाला वेवफॉर्म कुछ इस तरह से नहीं दिखेगा, इससे पहले भी हम बनाए थे, देखो इंडक्टर के केस में, इंडक्टर के केस में ये फुल ब्रिज है, इंडक्टर, इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर, यस अब आने वाला है, देखो यहाँ पे ये आउटपुट करंट का वेवफॉर्म है, आउटपुट करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आई नॉट है, आई नॉट मैक्स, ये फंडामेंटल करंट का वेवफॉर्म है, देखो ये क्या है फंडामेंटल करंट का वेवफॉर्म है, ठीक है। तो फंडामेंटल करंट का वेवफॉर्म क्या इससे छोटा है ना, अगर इसके मैक्सिमम की बात करें तो क्या ये उससे इससे ज़्यादा बड़ा है या इससे छोटा है, ये बताओ वेवफॉर्म में कैसा दिख रहा है, इससे बड़ा दिख रहा है या इससे छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है कि नहीं, ये ये फंडामेंटल करंट है, ये फंडामेंटल करंट है, तो फंडामेंटल करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आउटपुट करंट के मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है या छोटा है, छोटा है ना, छोटा है। तो जनरली कई स्टूडेंट को ये यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि फंडामेंटल इसके ऊपर क्यों नहीं लाई कर रहा है, फंडामेंटल जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आउटपुट करंट के मैक्सिमम से ज़्यादा क्यों नहीं है, तो इसका यही रीज़न है, इसका यही रीज़न है कि जब भी हम फंडामेंटल करंट की बात करेंगे तो फंडामेंटल मैक्सिमम करंट हमेशा कम आएगा एज कम्पेयर टू द आउटपुट मैक्सिमम करंट, ठीक है, एज कम्पेयर टू द आउटपुट मैक्सिमम करंट। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, क्या बताना चाह रहे हैं। तो अगर हम यहाँ भी बात करें, तो हम यहाँ भी वेवफॉर्म बना सकते हैं फंडामेंटल का, तो वेवफॉर्म विल बी लाइक दिस, देखो ये हमेशा नीचे बनेगा ना, नीचे बनना चाहिए, देखो इस तरह से, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि इस फंडामेंटल करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आउटपुट करंट के मैक्सिमम से छोटा है, इसलिए हम इसे नीचे प्लॉट करते हैं, इसको कभी भी आउटपुट करंट के मैक्सिमम से ऊपर नहीं प्लॉट करते हैं, ये रीजन है, ठीक है। ये रीजन हमें कैसे समझ में आया, इस वाले प्रॉब्लम में समझ में आया।
ठीक है, इस वाले प्रॉब्लम से समझ में आया कि यहाँ पे आउटपुट करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1000 एम्पियर, और फंडामेंटल करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1000 से कम है, दैट इज 811.39 एम्पियर। ये हमेशा कम रहेगा एज कम्पेयर टू द मैक्सिमम आउटपुट करंट। फंडामेंटल मैक्सिमम आउटपुट करंट will be always less than the will always be less than the output current, output maximum current। चलो होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तुम लोगों के। चलो, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। कोई कंफ्यूजन है? टेल मी। परफेक्ट। नेक्स्ट, फुल ब्रिज इन्वर्टर। RL load. Now we will discuss another type of load in full bridge inverter, that is the RL load. That is the RL load. We will discuss another type of load, that is the RL load in full bridge inverter. देखो, ये सर्किट है, ये सर्किट है ना, फुल ब्रिज इन्वर्टर का ये सर्किट है, फुल ब्रिज इन्वर्टर का ये सर्किट है, जहाँ पे हम यहाँ पे आप कंसिडर क्या करेंगे, RL लोड को कंसिडर करेंगे। तो ड्रॉ द RL लोड। तो यहाँ पे RL लोड बनाते हैं, दिस इज R एंड दिस इज L, दैट इज द RL लोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, टेल मी। When S1 S2 will on, we all know output voltage is positive, output current is positive. When D1 D2 will on, output voltage is positive, output current is negative. When S3 S4 on, then what happen, output voltage is negative, output current is also negative. When D3 D4 will conduct, then what will happen, output voltage is less than 0 and output current is greater than 0। ठीक है, this is the waveform for the output voltage, this is the waveform for the output voltage, that is V naught t, this is 0, this is t upon 2, this is total time period t, t upon 4, this is 3t upon 4, and what will be the fundamental output voltage waveform, ये fundamental output voltage waveform है। Next, this is with respect to time, this is also with respect to time। Now plot the waveform for the output current। Now tell me, output current will lag behind the applied voltage in case of RL load by how much angle? RL लोड के केस में करंट जो है अप्लाइड वोल्टेज से कितने एंगल से लैग करता है?
लोड इज आर एल, कितने एंगल से? फाइव, विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, which is greater than 0 degree but less than 90 degree. चलो ठीक है, तो करंट जो है फाइव एंगल से लेक करेगा। तो लेट अस सपोज फाइव इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 360, दिस इज 180 एंड दिस इज 90, so somehow 5 will lie in this region, that is greater than 0 degree but less than 90 degree. Now current will lag behind the applied voltage by an angle phi. This is uh, phi, this is pi, this is pi, this we all know that this is pi by 2, this is 0 डिग्री, और ये क्रॉस कितने एंगल पे करेगा, क्या कोई बता सकता है? ये क्रॉस कितने एंगल पे करेगा? पाई प्लस फाइव, वेरी गुड, पाई प्लस फाइव, पाई प्लस फाइव. This will cross at pi plus 5. चलो ठीक है, अगर हम जीरो टू फाइव की बात करें, जीरो से फाइव की बात करें, तो टेल मी विच टू स्विच विल कंडक्ट, एंड अगेन फ्रॉम फाइव टू पाई, फाइव टू पाई कौन से दो स्विच कनेक्ट करेंगे? अगेन फ्रॉम पाई टू पाई प्लस फाइव कौन से दो स्विच कनेक्ट करेंगे? अगेन फ्रॉम पाई प्लस फाइव टू टू पाई कौन से दो स्विच कनेक्ट करेंगे? ठीक है, दिस इज टी अपॉन फोर, टी अपॉन टू, this is 3t upon 4, this is total time period, that is t. Now tell me, चलो बताओ जीरो से फाइव के बीच बताओ कि कौन से दो स्विच कनेक्ट करेंगे? वोल्टेज तो पॉजिटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है, वोल्टेज इज पॉजिटिव, ठीक है, बट द करंट इज नेगेटिव। तो जब वोल्टेज पॉजिटिव होता है, करंट नेगेटिव होता है, तो कौन से दो स्विच कनेक्ट कर रहे होते हैं? दैट इज डी वन एंड डी टू, दैट इज डी वन एंड डी टू. इट मीन्स, it means d1 and d2 will conduct. Now from pi to 5, अगर सॉरी 5 टू पाई, अगर 5 से पाई की बात करें, तो दोनों जो वोल्टेज है करंट पॉजिटिव है, तो दोनों जब वोल्टेज पॉजिटिव और जब दोनों वोल्टेज और करंट पॉजिटिव होंगे, तो कौन से दो स्विच कनेक्ट करेंगे? टेल मी. S1 and S2, गुड, S1 and S2. नाउ फ्रॉम पाई टू पाई प्लस फाइव, अगर पाई से पाई प्लस फाइव की तरफ जाए, तो कौन से दो स्विच कनेक्ट करेंगे? बिकॉज आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव एंड द आउटपुट करंट इज पॉजिटिव. टेल मी. हाँ क्या बताया? D3 एंड D4, परफेक्ट, D3 एंड D4. एंड फ्रॉम पाई प्लस फाइव टू 2 पाई,
आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव एंड आउटपुट करंट इज ऑल्सो नेगेटिव. S3 and S4. Perfect. S3 and S4. ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हुआ होगा. ये सब तो हम करते ही आ रहे हैं, हाफ ब्रिज से ही करते आ रहे हैं. हाफ ब्रिज में भी डिफरेंट टाइप ऑफ लोड में हमने देखा, फुल ब्रिज में भी हम देख रहे हैं. तो बस फ़र्क क्या है, फ़र्क यही है कि आउटपुट वोल्टेज हमेशा स्क्वायर वेव फॉर्म मिलता है और आउटपुट करंट जो है रेजिस्टिव के केस में वैसे ही वोल्टेज मिलेगा जैसा आउटपुट का है, क्योंकि दोनों का फेज एंगल सेम होता है. अगर प्योर इंडक्टर की बात करें तो ट्रायंगुलर इन नेचर होता है, आउटपुट करंट इज ट्रायंगुलर इन नेचर. इसका भी एक्सप्लेनेशन हमने बताया था कि ट्रायंगुलर क्यों होता है. अगर हम आरएल लोड की बात करें तो थोड़ा सा ये ट्रायंगुलर नहीं बनता, थोड़ा सा कर्व टाइप का बनता है, थोड़ा सा कर्व टाइप का बनता है, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो स्क्रीन में. और यहाँ पे करंट जो है फाइव एंगल से ले करता है, प्योर इंडक्टर के केस में करंट जो है 90 डिग्री से ले करता है. अगर आरएलसी लोड ले ले, जो कि हमने हाफ ब्रिज में भी देखा था, आरएलसी लोड ले ले तो आरएलसी लोड के कारण करंट साइनसॉइडल वेवफॉर्म मिलता है. करंट क्या मिलता है? साइनसॉइडल वेवफॉर्म मिलता है. तो हमने कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़ा होगा, कंट्रोल सिस्टम में सेकेंड ऑर्डर में पढ़ा होगा कि आरएलसी कोई सर्किट है तो उसका जो रिस्पॉन्स है साइनसॉइडल होता है. पढ़े हो कि नहीं? ठीक है. और ये जो डॉट वाला हम जो बना रहे हैं ये फंडामेंटल है. ये क्या है? ये फंडामेंटल है. ये फंडामेंटल वेवफॉर्म है. जस्ट पुट एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू वन जब पुट करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा. दिस इज द फंडामेंटल वेवफॉर्म. यहाँ भी हम फंडामेंटल बना सकते हैं आउटपुट करंट का. तो फंडामेंटल का जो मैक्सिमम करंट होगा, फंडामेंटल का जो मैक्सिमम करंट होगा वो कहाँ लाई करेगा? जस्ट इसके नीचे लाई करेगा, बिकॉज दिस इज द आउटपुट मैक्सिमम. ये आउटपुट क्या है? मैक्सिमम करंट है. आउटपुट मैक्सिमम करंट इसके जस्ट नीचे लाई करेगा. फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो इसका एक्सप्लेनेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था. तो अगर हम यहाँ पे प्लॉट करना चाहे, अगर हम यहाँ पे प्लॉट करना चाहे फंडामेंटल आउटपुट करंट, तो कुछ इस तरह का दिखना चाहिए वेव फॉर्म. सही है. नाउ नेक्स्ट, fundamental switch current. Fundamental switch current. Now I am interested in plotting the graph of fundamental switch current. तो टेल मी, बताओ, स्विच जो है कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा होता है? एक तो ये कनेक्ट करता है फाई से पाई कनेक्ट कर रहा होता है, और दूसरा S3 ने S4 कनेक्ट कर रहा होता है, दैट इज पाई प्लस फाई टू टू पाई. क्लियर है? तो फंडामेंटल की अगर हम बात करें, तो फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो कैसा दिखना चाहिए? टेल मी, टेल मी, बताओ कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? साइनसोइडल वेवफॉर्म दिखेगा ना, फंडामेंटल की हम बात कर रहे हैं. तो दिस इज फाई, दिस इज पाई. तो आई थिंक द वेवफॉर्म विल बी लाइक दिस. क्लियर है? बोलो. दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन वेयर S1 एंड S2 आर कंडक्टिंग. ये वो रीजन है जहाँ पे S1 S2 कनेक्ट कर रहे हैं. दैट इज फ्रॉम फाई टू पाई, दैट इज फ्रॉम फाई टू पाई. ठीक है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ फंडामेंटल स्विच करंट. Another waveform will be from pi plus phi to 2 pi, pi plus phi to 2 pi. तो लेट अस सपोज दिस इज पाई प्लस फाइव. सपोज करो ये पाई प्लस फाइव है और ये क्या है? 2 पाई. तो बिटवीन पाई प्लस फाइव टू 2 पाई द वेव फॉर्म इज लुकिंग लाइक दिस. कुछ इस तरह का दिख रहा है. टेल मी. ठीक है, चलो. तो दिस इज द वेव फॉर्म फॉर द फंडामेंटल स्विच करंट. नाउ अनदर वेव फॉर्म, that is the fundamental diode current. That is the fundamental diode current. Now tell me, what is the conduction region of diode? डायोड का कंडक्शन रीजन कहाँ से कहाँ तक है?
हम्म तो ये है, ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये फाई है, ये पाई है, ये पाई प्लस फाई, दिस इज 2 पाई. तो डायोड इज कंडक्टिंग diode is conducting from 0 to 5 and again from pi to pi plus 5. So we are interested in fundamental, so the waveform will be look like this. तो waveform इस तरह से दिखेगा, ऐसे दिखना चाहिए. And next from pi to pi plus 5, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिए. ठीक है, यहाँ पे D3 एंड D4 कंडक्ट कर रहा है, और यहाँ पे D1 एंड D2 कनेक्ट कर रहा है. यहाँ पे स्विच S1 S2 कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे स्विच S3 एंड S4 कंडक्ट कर रहा है. तो वी आर इंटरेस्टेड इन फंडामेंटल स्विच करंट एंड फंडामेंटल डायोड करंट. तो दिस इज द वेव फॉर्म. तो यही वेव फॉर्म बनेगा. क्लियर है? वेव फॉर्म वगैरह बना लोगे आप, कोई सा भी लोड रहेगा बन जाएगा. चलो, तो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज आरएमएस. अब तो ये तुम्हें बताना चाहिए डायरेक्ट. आउटपुट वोल्टेज आरएमएस, सी द वेव फॉर्म फॉर द आउटपुट वोल्टेज. इसका आरएमएस कितना आएगा बताओ. इसका आरएमएस कितना आएगा. सपोज करो ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है, वीडीसी है, ये माइनस ऑफ वीडीसी है, कितना आ जाएगा बोलो. वीडीसी सिंपल है, वीडीसी. व्हाट इज द कंडक्शन एंगल ऑफ ईच डायोड. हर एक डायोड का कंडक्शन एंगल कितना है. when d1 and d2 is getting on, then what is the conduction angle. What is the conduction angle. That is 0 to 5, that is 5. What is the conduction angle of each thyristor. Tell me, what is the conduction angle of each thyristor. That is pi minus of 5. See here, यहाँ देखो, स्विच की बात करें, कंडक्शन रीजन ऑफ स्विच, स्विच कहो या थायरिस्टर कहो, तो मीनिंग इज सेम. तो कितना हो जाएगा पाई माइनस फाइव. पाई माइनस फाइव. यहाँ भी अगर बात करोगे तो ये पाई प्लस फाइव है, ये 2 पाई है. डिफरेंस क्या आ जाएगा, पाई माइनस ऑफ फाइव आ जाएगा. दैट इज पाई माइनस ऑफ फाइव. नेक्स्ट, द फोरियर सीरीज. आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम. n इक्वल टू 135 अप टू इन्फिनिटी, दैट इज 4 VDC डिवाइडेड बाई n पाई साइन n ओमेगा नॉट t. आउटपुट करंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं. हाँ, यहाँ पे आउटपुट करंट का एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, क्योंकि लोड में यहाँ पे RL लोड है, दैट इज ओनली ओड हार्मोनिक आर प्रेजेंट, 135 टू इन्फिनिटी 4 VDC डिवाइडेड बाई, ये कितना आ जाएगा टेल मी बताओ. n पाई, इसको डिवाइड करना पड़ेगा इम्पीडेंस से, दैट इज ZN, दैट इज ZN साइन n ओमेगा नॉट t, ओमेगा नॉट t. Now current will lag behind the applied voltage by some angle, that is phi n. सही लिख रहे हैं बोलो. और यहाँ पे Zn कितना हो जाएगा. इम्पीडेंस की अगर बात करें, यहाँ जो हम नया टर्म आया है दैट इज द इम्पीडेंस. इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस को कैसे लिखेंगे टेल मी. लोड मेरा RL लोड है, तो ये कैसे लिखेंगे. अंडर रूट R का होल स्क्वायर प्लस XL होता है ना, तो XL का होल स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर और L का होल स्क्वायर. व्हाट इज फाई n. व्हाट इज फाई n. फाई n will be tan inverse n omega naught L divided by R, divided by R. Point number 5th. What is the fundamental displacement factor FDF. That is cos phi 1.
Next point, what will be the thyristor, that is either we can say the thyristor or switch. फंडामेंटल स्विच करंट का आरएमएस वैल्यू, फंडामेंटल स्विच करंट का आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? टेल मी, कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, स्विच करंट की बात कर रहे हैं ना, फंडामेंटल स्विच करंट की बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट कहाँ से क्या करना पड़ेगा? देखो S1 S2 की बात करें तो S1 S2 कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम फाई टू पाई, अगेन S1 S2 कनेक्ट करेगा आफ्टर 2 पाई, 2 पाई के बाद ही कनेक्ट करेगा, यानी बेस लेंथ कितना हो गया, टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई, और इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा, दैट इज फ्रॉम फाई टू पाई, दैट इज फ्रॉम फाई टू पाई, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द, दिस इज द वेव फॉर्म फॉर द साइनसोइडल, ये साइनसोइडल वेव फॉर्म का वेव फॉर्म बना हुआ है, साइनसोइडल एक्सप्रेशन का ये वेव फॉर्म बना हुआ है, और हमें करंट की इक्वेशन पता है, हमें करंट की इक्वेशन पता है, करंट का इक्वेशन क्या है, टेल मी, करंट का एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये क्या है, ये क्या है, मैक्सिमम करंट है, ये क्या है, ये मैक्सिमम करंट है, अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुट एन इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ भी एन इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, यहाँ भी एन इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो ये फंडामेंटल मैक्सिमम करंट मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, फंडामेंटल मैक्सिमम करंट मिल जाएगा, अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दे फ्रॉम फाई टू पाई, फ्रॉम फाई टू पाई, तो हमें फंडामेंटल स्विच का आरएमएस मिल जाएगा, क्लियर है, टेल मी, दैट इज फाई टू पाई, तो करंट का एक्सप्रेशन देखो क्या है, 4 VDC, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं ना, I01 मैक्स, I01 मैक्स, ठीक है, ये फंडामेंटल मैक्सिमम करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, एन इक्वल टू 1 पुट कर देना होगा, ये I01 मैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट क्या है, साइन ओमेगा नॉट टी माइनस ऑफ फाइव, यही तो होगा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, दैट इज डी ओमेगा टी, चलो, और इसका आरएमएस निकाल रहे हैं ना, इसका आरएमएस निकाल रहे हैं, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 2 पाई, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बोलो क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है, यहाँ पे होल स्क्वायर हटा दो, इस पे अंडर रूट ले लो, डिटेल्स में वेव फॉर्म दे सकते हो कि हम फाई टू पाई इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि S1 S2 कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम फाई टू पाई, अगेन S1 S2 कनेक्ट करेगा आफ्टर 2 पाई, आफ्टर 2 पाई, इसलिए जो टाइम पीरियड हो गया, टोटल टाइम पीरियड विल बी 2 पाई, ठीक है, और इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम फाई टू पाई, और ये साइनसोइडल वेवफॉर्म है, ये साइनसोइडल वेवफॉर्म है, तो साइनसोइडल वेवफॉर्म का एक्सप्रेशन ऐसे ही होता है, तो यहाँ हमें फंडामेंटल से मतलब है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, पुट एन इक्वल टू 1, पुट एन इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे I01 मैक्स जो हो जाएगा, I01 मैक्स कितना हो जाएगा, 4 VDC डिवाइडेड बाई पाई Z1, यही तो हो जाएगा, क्योंकि हमें एन इक्वल टू 1 पुट करना है, सिंपल है, Z1 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर एल का होल स्क्वायर, सिंपल है, चलो, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, दैट इज fundamental diode current RMS value, fundamental diode current RMS value. Now tell me from where to where we have to integrate. चलो बताओ, बताओ, डायोड कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है, डायोड कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है, अगर D1 D2 ले तो ये 0 to 5 कनेक्ट कर रहा है, अगर 0 to 5 कनेक्ट कर रहा है, अगेन D1 D2 कब कनेक्ट करेगा, 2 पाई के बाद, तो बेस लेंथ कितना बन गया, पूरा टाइम पीरियड कितना बन जाएगा, 2 पाई बन जाएगा, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा 0 to 5, और इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो टेल मी, दैट इज 1/2 पाई, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, टेल मी, 0 to 5, I01 मैक्स, I01 मैक्स साइन ओमेगा नॉट टी
माइनस ऑफ फाइव वन, माइनस ऑफ फाइव वन। क्लियर है, बोलो। और इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दो। और इसके ऊपर में इसके पूरे पे क्या करना पड़ेगा, बताओ। इसके पूरे पे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ले लेना पड़ेगा, दैट इज 1/2। तो दिस विल गिव द फंडामेंटल डायोड करंट आरएमएस वैल्यू, द फंडामेंटल डायोड आरएमएस वैल्यू। क्लियर है, बोलो। यहाँ तक दिक्कत किसी को? परफेक्ट। नेक्स्ट, what will be the fundamental power across the load, fundamental power across the load। ये कितना बन जाएगा, P01 इक्वल टू V01 RMS I01, because we are talking about the fundamental power, so we have to consider V01 RMS, I01 RMS and cos phi 1। That again point number 9, fundamental reactive power। Now tell me the expression for the fundamental reactive power। Fundamental reactive power, that is Q01 V01 RMS I01 RMS and sin phi 1। क्लियर है? This is the fundamental reactive power and this is the fundamental power across the load, that is the active power। चलो, तो ये आरए लोड भी खत्म हो गया, समझ में आया? ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि हमने हाफ ब्रिज खत्म कर दिया, फुल ब्रिज खत्म कर दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इन्वर्टर का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टफ भी ये माना जाता है। ठीक है, बहुत टफ भी माना जाता है, बहुत हार्ड है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है एट द सेम टाइम। वेरी टफ, वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल। तो सारी चीज़ें हैं इसमें, दैट इज़ द पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक, पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे बेस्ड ऑन द हाफ ब्रिज, बेस्ड ऑन द हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज इन्वर्टर containing different type of load, that is R load, RL load, L load, RLC load। Now next, a single phase inverter with square voltage, with square voltage will have in its output waveform a fifth harmonic component, a fifth harmonic component
इक्वल टू तुम्हें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इक्वल टू परसेंटेज ऑफ द फंडामेंटल, ऑफ द फंडामेंटल, हो जाएगा। देखो एक सिंगल फेज इन्वर्टर दिया हुआ है, आउटपुट में स्क्वायर वोल्टेज मिल रहा है, तो पूछ रहा है कि फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट फंडामेंटल का कितना परसेंटेज होगा। तो वी नो द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वोल्टेज, क्या एक्सप्रेशन होता है आउटपुट वोल्टेज का, बताओ। दैट इज n इक्वल टू 135 टू इन्फिनाइट 4 VDC, यही तो होता है, डिवाइडेड बाई n पाई साइन n ओमेगा नॉट टी, क्योंकि आउटपुट में मुझे स्क्वायर वोल्टेज मिल रहा है ना, इन्वर्टर में आउटपुट में मुझे स्क्वायर वोल्टेज वेवफॉर्म मिलता है, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर वोल्टेज का तुम फोरियर सीरीज एनालिसिस करोगे तो इवन हार्मोनिक absent हो जाएंगे, ओनली ऑड हार्मोनिक विल प्रेजेंट, ठीक है, स्क्वायर वेव फॉर्म का। तो वहां से हमने लिखा आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन है n इक्वल टू 135 टू इन्फिनाइट 4 BDC डिवाइडेड बाई n पाई साइन n ओमेगा नॉट टी। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, जो पांचवा हार्मोनिक कंपोनेंट है वो फंडामेंटल का कितना परसेंटेज होगा। तो देखो यहाँ पे, अगर हम फिफ्थ हार्मोनिक की बात करें, अगर हम फिफ्थ हार्मोनिक की बात करें, फिफ्थ हार्मोनिक, तो क्या करना पड़ेगा, पुट n इक्वल टू 5। तो अगर हम V05 मैक्सिमम की बात करें, किसकी बात करें, V05 मैक्सिमम की बात करें, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है, यही तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो फंडामेंटल मैक्सिमम बन जाएगा, n इक्वल टू 2 पुट करोगे, n इक्वल टू 3 पुट करोगे, तो ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट n पे डिफरेंट डिफरेंट मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। तो फिफ्थ का मैक्सिमम वोल्टेज कितना आएगा, फिफ्थ हार्मोनिक का मैक्सिमम वोल्टेज कितना आएगा, तो पुट n इक्वल टू 5, दैट इज 4 VDC डिवाइडेड बाई 5 पाई, यही तो होगा, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट हार्मोनिक की बात करें, दैट इज द फंडामेंटल, दैट इज द फंडामेंटल, तो पुट n इक्वल टू 1, तो V01 मैक्स, V01 मैक्स कितना हो जाएगा, टेल मी, 4 VDC डिवाइडेड बाई पाई। अब बताओ कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, ये कह रहा है कि पांचवा जो हार्मोनिक कंपोनेंट है फंडामेंटल का कितना परसेंटेज है। तो आई थिंक 1/5, 1/5, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दे, V05 डिवाइडेड बाई V01, तो कितना आ जाएगा, टेल मी, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक दिस विल गिव 1/5, ये तो आना चाहिए। ये 4 BDC बाई पाई और ये 4 BDC बाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 ही बचेगा ना। और परसेंटेज में कितना आ जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 20%, क्लियर है, दैट इज 20%। तो यही पूछ रहा था। तो दिस इज क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम गेट इलेक्ट्रिकल 1995। अभी तो कोई आसान है कि नहीं। तो चलो अगली क्लास में हम कुछ और करेंगे, है ना, बेस्ड ऑन द हाफ ब्रिज एंड द फुल ब्रिज इन्वर्टर, बेस्ड ऑन द हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज इन्वर्टर हम लोग कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आज का क्लास एंड करते हैं।